सुप्रभात छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। आइए सबसे पहले हम कविता के रचनाकार श्री कुंवर नारायण जी का परिचय प्राप्त करते हैं। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास अपने काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। इनको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुई थी, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों। इनका एक प्रबंध काव्य है आत्मजयी। कहानी संग्रह में आकारों के आसपास, समीक्षा, आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। कुंवर नारायण तीसरे शतक के प्रमुख कवि हैं। जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। गर्द से ढकी हर पुरानी किताब खोलने की बात कहने वाले कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। उन्होंने कविता के अलावा चिंतनपरक लेख, कहानियाँ और सिनेमा तथा अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं, किंतु कविता की विधा को उनके सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता प्राप्त रही। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान प्रबंधत्व की दावेदारी लंबी कविताएं लेने लगी, तब कुंवर नारायण ने आत्मजयी जैसा प्रबंध काव्य रचकर भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की। आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। उनमें यथार्थ का खुरदुरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। यहाँ एक शब्द आया है प्रबंध काव्य। स्वरूप के अनुसार काव्य के दो भेद होते हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य उसे कहते हैं जिस काव्य का रसास्वादन दूसरे से सुनकर या स्वयं पढ़कर किया जाता है, जैसे रामायण और महाभारत। अब श्रव्य काव्य के भी दो भेद होते हैं। पहला है प्रबंध काव्य और दूसरा है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में कोई प्रमुख कथा काव्य के आदि से अंत तक क्रमबद्ध रूप में चलती है। कथा का क्रम बीच में कहीं भी नहीं टूटता और गौड़ कथाएं बीच बीच में सहायक बनकर आती हैं, जैसे रामचरितमानस। अब ये प्रबंध काव्य के भी दो भेद हैं। पहला है महाकाव्य और दूसरा है खंड काव्य। महाकाव्य, इसमें किसी ऐतिहासिक या पौराणिक महापुरुष की संपूर्ण जीवन कथा का आद्योपांत वर्णन होता है, और खंड काव्य में किसी की संपूर्ण जीवन कथा का वर्णन न होकर केवल जीवन के किसी एक ही भाग का वर्णन होता है। कुंवर नारायण की कविताओं की एक विशेषता और है कि वे सीधी घोषणाएं और फैसले कविताओं में नहीं करते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन उनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। इसीलिए संशय, संभ्रम, प्रश्नाकुलता उनकी कविता के बीज शब्द हैं। कविता के बहाने जो इन दिनों संग्रह से ली गई है, आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व रहेगा भी या नहीं। ऐसे में यह कविता
कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। सर्वप्रथम मैं कविता का सस्वर पाठ करूंगी, तत्पश्चात उसकी व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। तो चलते हैं कविता के बहाने, जिसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। आइए सर्वप्रथम हम कविता की भावभूमि को समझते हैं। कविता क्या होती है यही बताने का प्रयास कवि ने किया है। कविता के अस्तित्व को कवि ने चिड़िया, फूल और बच्चे के माध्यम से स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि जिस तरह चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ान भरती है, उसी तरह कविता भी कवि के हृदय में आने वाले विचारों की ऐसी उड़ान है जो अनंत तक पहुंचना चाहती है। कवि पहली पंक्ति में ही कविता और चिड़िया में समानता दर्शाते हैं कि दोनों ही दूर तक उड़ सकती हैं, परंतु अगली ही पंक्ति में इसका विरोधाभास प्रतीत होता है। कवि कहता है कि उड़ान तो है, पर कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से सर्वथा भिन्न है। कविता मनुष्य द्वारा निर्मित समाज की समस्याओं व उनके हल को खोजने के प्रयास में उड़ती फिरती है और इस प्रकार मनुष्य के भीतर और बाहर की यात्रा करती है। यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ पड़ताल करने में जुटी रहती है। कविता के इन भावों को चिड़िया समझ पाने में अक्षम होती है। यूं भी कह सकते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित है, पर कविता की उड़ान और उद्देश्य असीमित है। ठीक वैसे ही जैसे कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। सूर्य की रोशनी सीमित है, परंतु कवि कल्पना के माध्यम से कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक वैसे ही चिड़िया दूर तक उड़ तो सकती है, पर एक सीमा तक। वहीं कविता की पहुंच सीमाहीन है। इस प्रकार चिड़िया घर के अंदर, बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। वह घर घर की बात बता सकती है। आइए अब इन पंक्तियों में काव्य सौंदर्य देखते हैं। यहाँ कवि ने कविता की अपार संभावनाओं को बताया है। सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग है। कविता का मानवीकरण किया गया है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता की में अनुप्रास अलंकार है और कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, इसमें विरोधाभास प्रकट हुआ है, क्योंकि कविता वास्तव में उड़ती तो है नहीं। कविता के भाव या विचार जो हैं वह उड़ करके कहीं भी पहुंच सकते हैं, और चिड़िया वास्तव में उड़ती तो है, लेकिन वह दूसरों के भावों और विचारों को कविता की तरह से समझ नहीं सकती है। इसीलिए यहाँ पर विरोधाभास है। अगले काव्यांश पर चलते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने।
बाहर भीतर, इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इस काव्यांश में कवि कविता की तुलना फूल से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह एक फूल खिलता है उसी तरह एक कविता भी खिलती है। कविता फूल की भांति ही अपनी सुगंध बिखेरती है। लेकिन कवि एक बात और भी बताता है, वह यह कि कविता और फूल के खिलने में एक विशेष अंतर है। कविता सकारात्मकता, सृजनात्मकता का बोध कराती है। कविताओं में निहित संदेश अमर होते हैं, वह युगों युगों तक रहते हैं। सूर, कबीर, तुलसी जैसे कितने ही कवि आज जीवित नहीं, पर उनकी कविताएं और उनमें निहित संदेश कालजयी होते हैं। कवि यह बताना चाहता है कि कविता भी शाश्वत है। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, लेकिन उनकी खुशबू भी कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है। यानी फूल एक अवधि के पश्चात मुरझा जाता है, वह क्षणभंगुर होता है। फूलों को देखकर कवि कविता की रचना कर सकता है। फूलों को देखकर कवि के मन में भावनाएं जागृत हो सकती हैं, परंतु कविता को खिलते देखकर फूल कुछ नहीं लिख सकता। आइए चलते हैं कविता के काव्य सौंदर्य की ओर। यहाँ कविता और फूल इनमें अंतर स्पष्ट किया गया है। हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है भाषा के रूप में। मुरझाए महकने, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। फूल क्या जाने में प्रश्न किया गया है। आइए चलते हैं कविता के तीसरे काव्यांश की तरफ। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर, यह घर वह घर, एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तीसरे काव्यांश में कवि कविता की तुलना एक बच्चे से करता है। कवि के अनुसार बच्चा जिस प्रकार खेलता है, कविता भी एक प्रकार का खेल है। वास्तव में देखा जाए तो कविता शब्दों का खेल है। जिस प्रकार बच्चे कहीं पर भी कभी भी खेल लेते हैं, कविता भी कहीं पर कभी भी और किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। कविता किसी भी समय अपने भावों को प्रकट कर लेती है। बच्चा निष्कलुष, निश्चल, निष्कपट होता है। वह मेरा घर, तेरा घर, इसका घर या उसका घर कहकर या फिर अपने पराये का भेदभाव नहीं करता। वह कहीं भी दौड़ता भागता पहुंच जाता है। सभी घर उसके अपने घर हैं। यहाँ कविता और बच्चे में साम्यता प्रकट की गई है। इसी प्रकार कविता भी किसी से भेदभाव नहीं करती। वह भी पूरे संसार को जोड़ करके देखती है। वास्तव में कविता जीवन के साथ जुड़ाव का सृजन होता है। कविता पर किसी प्रकार का बंधन नहीं हो सकता। जिस प्रकार बाहर भीतर या इस घर से उस घर को बच्चा खेल खेल करके एक कर देता है, ठीक वैसे ही कविता भी किसी में भेदभाव नहीं करती। कविता किसी गरीब के झोपड़े पर भी लिखी जा सकती है, किसी अमीर की कोठी पर भी लिखी जा सकती है। ठीक वैसे ही बच्चे को खेल से मतलब होता है। वह कहाँ खेल रहा है यह उसके लिए मायने नहीं रखता। आइए अब चलते हैं काव्य सौंदर्य की ओर। इस काव्यांश में बच्चों व कविता में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने, इस पंक्ति में बाल सुलभ चेष्टा अभिव्यक्त होती है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है।